आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी हम ये जो सेशन आपकी तैयारी के हिसाब से और पिछले पेपर के एनालिसिस के हिसाब से चला रहे हैं, उसके 13वें दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। देखते हैं फ्राइडे को जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोला, तीन दोस्त एबीसी ने 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में 10,400 रुपए का लाभ कमाया। कुल निवेश का 10% है, तो बी का निवेश क्या है? पहली बात, आपको लाभ दिया गया है 10%, तो निवेश कितना है? 100%, मतलब 1 0 आपका बढ़ जाएगा। मतलब जो आपको प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट, ये 10% की वैल्यू कितनी है? 10,400 रुपया। ठीक है ना। तो जो आपकी कैपिटल मतलब जो पूंजी हो जाएगी वो तो 100% होती है। तो भैया 1 0 यहां बढ़ा तो 1 ही 0 आप यहां बढ़ा दीजिए। ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें आपको निवेश का जो दिया गया है, ये मामला दिया गया है फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन के मामले में आप करते क्या हो भैया? सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना हो गया? 12, 2 छक्के 12, 6 कम 6, 3 4 12, 4 4 3 12 3, मतलब जो टोटल निवेश है ये टोटल कितना है? 13। और 13 की वैल्यू ये है। 13 बराबर कितना है? 104,000। तो 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,001 की वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है? बी का निवेश। तो बी का निवेश कितना है? 4। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 8 मतलब कितना? 32। और ये 3 0 तो पहले से जिंदा ही है, मतलब उत्तर हो जाएगा 32,000 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। यहाँ एक बात जरूर है, आपको शायद ये बात अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आए तो आप देखिए 1/2, 1/3, 1/4 ये रेशियो में है, ये रेशियो में। अब जब आपने इसको हल किया तो ये जो मामला आया ये क्या आया? 6/12, इसकी वैल्यू 1/2 ही होती है। 4/12 इसकी वैल्यू 1/3 ही होती है। और 3/12 इसकी वैल्यू 1/4 ही होती है। तो ये भी तो रेशियो में ही है। तो ये 12, ये 12, ये 12 कैंसिल, मतलब मेरे पास बचेगा 6 4 और 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला, एक वस्तु पर विक्रय से पहले 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंकित मूल्य 800 रुपए। तो विक्रय मूल्य बहुत बेसिक सा सवाल है भाई। 10% की छूट, 10% का मतलब कितना होता है? 10% की वैल्यू होती है 1/10, और 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। यही तो कहानी है। तो भैया 10 से सामान कितने में बेचा गया? 9 में। ये मामला हो रहा है एमपी का और ये मामला हो रहा है एसपी का। ठीक है। और 20 से सामान कितने में बेचा गया? 19 में। मतलब पूरी कहानी ये है कि 200 रुपया का सामान 171 रुपए में बेच दिया गया। अब आपसे बोला अंकित मूल्य 800 रुपया, मतलब इसकी वैल्यू है 800 रुपया। तो आप काटेंगे तो ये 1 और ये कितना? 4, मतलब 1 की वैल्यू 4 है, यहां आप 4 का गुणा मार दीजिए। तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और 4 1 जा 4 और 2 6, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 684 रुपीज दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला, एक व्यक्ति ने 42 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय की। कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल वाली 6 किलोमीटर है, और शेष 10 किलोमीटर की दूरी साइकिल से। ठीक है, पैदल जब वो पैदल चला तो 6 से चला, और जब साइकिल से चला तो 10 से चला। ये बात आपको याद रखनी है। और टोटल टाइम लग रहा है उसको 5 घंटा। अब अगर इसको मैं बेसिक से देखूं तो मान लीजिए कि अगर मैं बोल दूं कि भैया ठीक है वो पैदल x चला है, तो x/6 हो जाएगा। टोटल दूरी अगर 42 माइनस x है तो अगला वाला डाटा 10 है। और ये दोनों मिला करके भाई दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय। और समय कितना है? 5। ये तो बेसिक से हो गया। मैं इसमें केवल आप लोगों को इतना बोलना चाह रहा हूं कि आप लोग इस सवाल को देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है? पैदल। और पैदल की चाल कितनी है? 6। तो 6 का भाग 10 में 6 का भाग जाएगा क्या? नहीं। 15 में 6 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। ये दोनों आपके उत्तर हो सकते हैं। अब अगर ये दोनों उत्तर है तो टोटल अगर 42 है तो 42 में से 12 घटेगा तो बचेगा कितना? 30। तो 10 से आई 30, 6 दूनी 12, मतलब मेरा उत्तर तो ये वाला है। दूसरा अगर मैं इसको देखूं तो देखिए 42 में से 18 तो बचा कितना? 24। कितना बचा? 24। और 24 में जब आप 10 का भाग दोगे तो 2.4 आएगा। लेकिन डाटा तो मुझे किस में दिया गया है? पूरा दशमलव में तो है ही नहीं, मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब अगर बेसिक से लगाने की अगर मैं बात करूं तो 6 और 10 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 30। तो ये 5x 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 माइनस 3x बराबर 5। अब देखिए ये हो जाएगा 2x, ये 30 पंचे कितना हो जाएगा? 150 माइनस 126, मतलब 24 बचेगा।
ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/2 मतलब कितना हो जाएगा 12। ये आपका उत्तर है। बेसिक से लगाना है तो ये है, अंदाज से लगाना है तो ये। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है, साथ ही वह संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको इसने बाद में लिखा। सवाल वास्तव में क्या है, 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त हो। सवाल वास्तव में ये है। अब 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है ये तो होती है भाई 999, और सवाल में आपको जो बोल रहा है वो बोला 3, 4, 6, 15 और 20 से विभाजित होनी चाहिए। देखिए 6 में 3 है, ये है, 20 में 4 है ही। अब आपको इसका निकालना है, इनका निकालना है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां ये मामला कितने का है, 2 गुणे 2 गुणे 5 का। 6 बनाना है तो 3 चाहिए, 15 बन गया, तो 20 त्याई 60, मतलब मामला कितने का, इसका एलसीएम कितना हो गया 60। अब इस 999 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो 60 से कट जाए। 60 से कट जाए तो भैया भाग दे लीजिए, तो ये हो जाएगा, ये 9, ये 3 और ये तो 6 बार जा रहा है, 360, मतलब बचेगा कितना 39। मतलब या तो मैं 39 को घटाऊं और या तो मैं इस 39 को 60 बनाऊं। मतलब अगर मैं बात करूं घटाने पर, तो घटाने पर कितना घटाना पड़ेगा 39, और जोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल पूरा आ गया इसमें, आप जोड़ तो कुछ सकते ही नहीं है। जोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ेगा, 60 माइनस 39 मतलब कितना 21। अब जोड़ में इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या, मतलब जो संख्या कट रही है वो कौन सी हो जाएगी, 999 माइनस 39 मतलब कितना आ जाएगा 960। ये आप देख के भी बता सकते थे, ये 60 है तो 16 छक्के 96 होगा, 17 छक्के 102 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिए ये 960 है, लेकिन 960 तो कट रही है, शेष फल 1 बचना चाहिए, तो +1 मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 961। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है अंकों का योग, तो 9, 6, 15 और 1 16 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मैंने से बोला cos थीटा बराबर 5/13 tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अंडर ग्रेजुएट लेवल में ट्रिग्नोमेट्री के सवाल केवल 2 जगह से आए हुए हैं। पहला जिसमें वैल्यू दी गई है, और दूसरा जो आपकी तीनों आइडेंटिटीज है, और या तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। एनटीपीसी में भी एक क्वेश्चन पर शिफ्ट उसने पूछा था। देखिए cos थीटा बराबर होता है क्या भाई, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस आधार बटे, ये देख लीजिए cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब p की वैल्यू क्या होती है, मतलब आधार और बटे क्या होता है कर्ण। अब अगर मैं देखूं इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5/13। जिस बच्चे को थोड़ी सी भी ट्रिपलेट याद है, यहां से गायब क्या, p गायब है, और p की वैल्यू परपेंडिकुलर गायब है। परपेंडिकुलर ये 5 13 है, तो जो ट्रिपलेट होती है वो क्या होती है 5 12 13, मतलब 12 वाला डाटा मेरा गायब है। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है टेन थीटा और सेक थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है भाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब P अपॉन B। अब आप देखिए लंब यहां पर कितना है 12, आधार यहां पर कितना है 5, ये हो गया। और सेक जो है वो जो है कास का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है मतलब सेक थीटा। तो यहीं से आप देख रहे हो 13/5। अब कहानी आपकी बन गई 12/5 का स्क्वायर और प्लस 13/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 144 और प्लस 169, चूंकि दोनों में बेस सेम है, बटे 25। ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 16 14 30 और 1 31, 313/25। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए mx + 8y - m + 2 = 0, 9x + 2my - m = 0 के अनंत हल। ठीक है, अब अनंत हल की शर्त क्या होती है भाई, अनंत हल की जो शर्त होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। लेकिन आपका जो इक्वेशन है ये तो फिट ही नहीं है भाई। a1 और b1 क्या रहेगा भाई, सीधी सी बात है कि x और y वाला डाटा आप इधर रख लीजिए, बाकी सबको आप उधर ले जाइए तो वो c बन जाएगा। तो -m तो ये प्लस हो जाएगा और -2 मतलब m - 2। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में x वाले को मैंने इधर रख लिया
y वाले को 2my है, 2my है, और बराबर ये m उधर जाएगा तो ये माइनस m है, तो यहाँ क्या बन जाएगा m। अब आप देखिए a की वैल्यू हो गई m, इसकी वैल्यू a2 की वैल्यू हो गई 9, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर हो जाएगा m/9 बराबर। b1 की वैल्यू हो गई 8 और b2 की वैल्यू हो गई 2m, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी c की वैल्यू हो गई m-2 और ये कितना हो गया m। ध्यान दीजिएगा a1 मतलब x का फैक्टर, b1 मतलब y का फैक्टर और c1 मतलब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, या कांस्टेंट फैक्टर। अब आप यहाँ पे देखिए पहली बार मैं इनको हल करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा होगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2m² इज इक्वल टू 9 इंटू 8, तो ये 2 चौके 8 मतलब m² बराबर कितना है 36, तो m बराबर कितना हो जाएगा ±6, रूट निकाल देंगे इसका। दूसरी स्थिति में मैं इसको हल करता हूं तो यहां कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 8m इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 2m² और 2 और 2 -4m, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 2m² बराबर ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12m। अब देखिए ये 2 से 2 छक्के 12, इस m से ये स्क्वायर, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 6, एक बार आ रही है +6 और -6, एक बार आ रही है 6, मतलब 100% मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 6। ये नया सवाल है, अभी तक जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसमें ऐसा सवाल नहीं पूछा गया। अभी तक जो सवाल आते थे वो सीधा सीधा b² - 4ac बराबर 0 वाले सवाल आ रहे थे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 270 है, संख्याएं 5:9 के अनुपात है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए 5:9 में ये दोनों में तो कुछ कॉमन तो है नहीं, और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है HCF गुणे A गुणे B बराबर क्या होता है LCM, यही तो कहानी है। और आपसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, तो योग बराबर क्या होता है HCF गुणे A + B बराबर क्या होता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये वैल्यू दी गई है 270, तो यहां से जब आप HCF निकालोगे तो HCF बराबर A और B तो नीचे चले जाएंगे, A और B आपको दिए गए हैं 5 और 9, तो ये कितना, ये 30 और ये कितना, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये 6 गुणे और ये कितना है 5 + 9, तो 9 5 14, 14 और 6 84, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 84, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपए है, 40% छूट देने के बाद 20% का लाभ के लिए वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए मैंने इसके पहले के सेशंस में भी आपको बताया था, अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है और क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद का जो मूल्य है वो भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि के बाद का जो मूल्य है वो भी विक्रय मूल्य, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। अब आप देखिए छूट कितने की दी है उसने 40% की, तो बचा कितना 60%, तो 60 ये किसका बचा अंकित मूल्य का। लाभ कितना हुआ है 20, तो कितना हो गया ये 120, क्या हो गया क्रय मूल्य। अब आप देखिए कि MP/CP बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120:60, मतलब मैं कह सकता हूं कि 2:1, मतलब अंकित मूल्य था 2 तो क्रय मूल्य कितना था 1, मतलब 1 रुपए के सामान पे उसने 2 रुपए का रेट डाल दिया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य है 150, जब इसकी वैल्यू 150 है तो भैया इसकी वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी 300 रुपया, कहा दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है, देखिए अगला सवाल मेरे से कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के साथ मतलब x + y की बात हो रही है, और धारा की गति y आपको ऑलरेडी 2 दे दिया है तो x की निकल जाएगी, फिर प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, x - y निकाल लीजिए, भाग दे दीजिए, उत्तर आ गया। अगर मैं इसको देखूं तो 3 में से 2 गया, 30 ही घंटे उत्तर आना है, ये उत्तर हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भैया जब धारा की दिशा में x + y है तो ये कितना है 50/10, मतलब ये कितना है 5, जिसमें से y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3। अब x - y बराबर x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, मतलब धारा के प्रतिकूल इसकी जो गति है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे चाल, तो दूरी आपकी कितनी है 30, चाल आपकी 1, मतलब उत्तर तो 30 घंटे आना ही है, यही आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में,
ठीक है, ध्यान रखिएगा नाव और धारा के मामले में नाव की गति को हमेशा शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल y, जब अनुकूल जाएंगे तो x प्लस वाई, जब प्रतिकूल जाएंगे तो x माइनस वाई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6। 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी 3 से विभाज्य। अब आप देखिए 2 का नियम क्या है, इकाई का अंक सम होना चाहिए। 3 का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो है भाई 9999। अब अगर मैं इसको 2 से काटना चाह रहा हूं तो मैं इसको करूंगा 9998, लेकिन 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 9 तिया 27 और 8 35, 3 से ये नहीं कट रहा। तो अगली जो पिछली सम संख्या है वो और कौन सी है, 9 9 9 और 6। तो 9 तिया 27 और 6 33, ये संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000। ठीक है ना, अब इसको अगर 3 से विभाजित करना है तो सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, डिवाइडेड बाई इसको 3 करना है। तो यहां पर एक ही है, इसका सम 1 आ रहा है, तो इसको 3 बनाना है तो 2 चाहिए मुझे, मतलब संख्या मेरी क्या हो जाएगी 1002। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो भैया 6 2 8, ये 2 बार 9 ऐसे ही आ जाएगा, और 9 और 1 10, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 10,998 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल के बेसिक में ये है कि भाई सबसे बड़ी संख्या 9999 विषम है, और चूंकि 2 से काटनी है तो सम चाहिए, तो हमने 9998 ले लिया, लेकिन ये 3 से नहीं कटी। तो अब इसके पीछे की जो सम है वो 9996 होगी, वो दोनों से कट गई। फिर इसी तरीके से 4 अंकों की जो सबसे छोटी थी वो 1000 थी, लेकिन 3 से कट नहीं रही थी। क्यों नहीं कट रही थी, क्योंकि सम अंकों का योग जो था वो 1 था, अंकों का योग 3 होना चाहिए, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 2 ही होगा, इसलिए मैंने 2 रख दिया, 1002, ये संख्या 3 से कट जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निकिता ने अपनी आय का 20% शिक्षा पर और शेष का मतलब ये हुआ यहीं से शेष कर दीजिए, तो 20% खर्च हो गया तो बचा कितना 80%, 40% खर्च हो गया तो शेष कितना बचा 60%। ये कहानी है। 80% का मतलब, 80% का जो मतलब होता है वो होता है 4/5, ठीक है ना, और 40% नहीं 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। मतलब बंदे के पास 5 था, उसने 4 बचा लिया, बंदे के पास 5 था, उसने 3 बचा लिया, मतलब पूरी कहानी हो गई 25 से 12 की। बचत आपकी 12 है, कमाई आपकी 25 है, और बचे कितने हैं 1200 रुपए। 1200 रुपए सीधे सीधे 2 जीरो बढ़ गए, 2 जीरो आप यहां भी बढ़ा दीजिए, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 2500 रुपए। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। जब आप x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, वर्ग करके -2 कर देते हैं। अब आपको उल्टा आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां से आप डायरेक्ट यहां तक तो जा नहीं सकते, मतलब आपको करना यह पड़ेगा कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से पहले मुझे जाना पड़ेगा x प्लस 1/x तक, देन आफ्टर ही मैं पहुंच सकता हूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तक। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी, अगर यहां से यहां जाते तो क्या करते, संख्या में स्क्वायर करके 2 घटा देते, तो यहां मैं क्या करूंगा 2 जोड़ूंगा और इसका अंडर रूट निकाल दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब अगर ये 3 है, अगर मुझे इसको निकालना है तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 है। तो सीधी सी बात है 3 की घाते 3 माइनस 3 गुणे 3, तो ये कितना हो गया 27 माइनस 9, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 18, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, अगला सवाल, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 140 मीटर, व्यास दिया हुआ, त्रिज्या 70 होगी, इसका क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 11:7 है। ठीक है ना, आयताकार मैदान का परिमाप भुजा नहीं परिमाप पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे सवाल में क्या है, बेसिक चीज ये है कि दोनों का क्षेत्रफल अगर बराबर है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर होना चाहिए एल इंटू बी, और आर की जो वैल्यू है ये 22/7, आर की वैल्यू आपको 70 दिख रही है, 70 दिख रही है। एल मेरा कितना है, एल है मेरा 11x और बी है मेरा 7x। ठीक है, कैंसिल करते हैं भाई, 11 से ये कट जाएगा तो 2, ये कटेगा तो 10, ये 7 से ये कटेगा तो ये भी 10, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 गुणे 10 गुणे 2, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो ये दोनों तो पेयर बना ही है, तो 10√2।
ये हो गया। अब आपसे परिमाप पूछा जा रहा है, तो परिमाप बराबर क्या होता है आयत का परिमाप? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होता है। तो 2 गुणे ये कितना हो जाएगा, ये 11 गुणे 10√2 और प्लस 7 गुणे 10√2। इसको तो मैं बाहर ही ले लूंगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 10√2 और गुणे 11 में 7 जोड़ देंगे 18, तो 18 दूनी 36, 36 दाम 360, तो 360√2 उस आयत का परिमाप हो जाएगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 20 रुपए में एक वस्तु को बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? कितने रुपए में? 20 रुपए में 10% का लाभ, मतलब क्या हुआ, 110% की जो वैल्यू है ये 20 रुपया है। मतलब अब इसकी अगर मैं देखूं तो 11% की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब इसको बेचना है कितने में? 120%, लगभग 11 का गुणा है दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये? ठीक है भाई, 2/11 और गुणे कितना? 120। ठीक है, तो ये 22 आएगा, 2 रुपए 10। ठीक है, काट लीजिए भाई, 11 कम 11 नहीं है 99, मतलब इसको कितना होना चाहिए? 2 9 18, 20 और 1 21, 21.8। ठीक है ना। अब ये देखिए आप, यहां पर मामला 21.8 का, यहां पे 20 का है, तो आप इसमें से 20 घटा दीजिए, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1.8। 2 अंकों तक पूछ रहा है, तो बाकी तो कोई है ही नहीं, यही उत्तर है आपका 1.82। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक 320 मीटर लंबी ट्रेन एक मैदान को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, एक चिड़िया उसी मैदान को 4 मीटर में पार कर जाती है। ठीक है, चिड़िया की गति मीटर पर सेकंड में क्या है? मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। बेसिक से लगाओगे टाइम किल कर जाओगे। मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से जो भी सवाल बनते हैं उसमें 80% सवाल केवल एक थीम पर होते हैं। दूरी बराबर है तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होगा। कहीं वो दूरी को बराबर करता है, कहीं वो समय को बराबर करता है, कहीं वो चाल को बराबर करता है, मतलब वो रेशियो में ही आपके साथ खेलता रहता है। अब यहां आप देखिए, अगर एक मैदान को ट्रेन पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई और प्लस उस मैदान की लंबाई। लेकिन जब चिड़िया पार करेगी तो दूरी क्या हो जाएगी? मैदान की लंबाई। मतलब अगर मैं ट्रेन की लंबाई को बाहर कर दूं तो दोनों के लिए बचेगी मैदान की लंबाई, मतलब यहां पर दूरी क्या हो जाएगी? समान। और जैसे ही दूरी समान होगी तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यही कहानी है इसकी। मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो 320 मीटर लंबी ट्रेन है और इसकी जो चाल है वो कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल को चूंकि मीटर पर सेकंड और सब सेकंड ही सेकंड का मामला है, ठीक है ना, तो इसको पहले मैं बदल देता हूं किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड, बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा होगा। 5/8, 6 18 और ये 20, मतलब उत्तर हो जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड। इस चाल से वो चल रही है। ठीक है, अब मुझे अलग क्या करना है? अलग क्या करना? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ट्रेन जब पार करेगी तो मैदान की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेगी। ट्रेन की लंबाई इसने पहले दे रखी है, मतलब 320 मीटर पार करने में जो समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी और बटे कितनी है? चाल। ठीक है, दूरी आपकी कितनी है? 320 ही मैं अलग कर रहा हूं, और ये चाल कितनी है? चाल है 100/3। ठीक है, 3 को मैं ऊपर ले लेता हूं, 0 से 0 कैंसिल, कुछ और कटेगा क्या? ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, मतलब 48/5 सेकंड, या इसको आप काट लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 16 × 48, 5 × 8 40, 5 9 45, 5 6 30, ये मैं कर रहा हूं 48/5, 48 दूनी 96, 9.6 सेकंड, 9.6। ये उसको, अब टोटल जो उसको टाइम लग रहा था वो 24 सेकंड लग रहा था, जिसमें ट्रेन की दूरी को 9.6 सेकंड लग गया। चिड़िया को कितना लग रहा है? 4 मिनट। मतलब जो मैदान को पार करने में लगा समय है, मैदान को पार करने में लगा समय जो है, वो कितना हो जाएगा? 24 में से 9.6 को घटा देना है,
तो 10 14 सेकंड आ गया। ठीक है, अब ये हो गई आपकी ट्रेन और ये हो गई आपकी चिड़िया। ठीक है, टाइम की बात हो रही है। टाइम इसको कितना लग रहा है 14.4 सेकंड, उसको कितना लग रहा है 4 मिनट मतलब 240 सेकंड। ठीक है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2400 इससे कटेगा 16 से कटेगा, 16 से कट जाएगा। हाँ 16 नहीं है 144, 16 एक कम 16, 16 पंचे 80, 3 से भी कट रहा है 3 और 50। ठीक है, तो स्पीड का मामला कितने का हो जाएगा 50 और 3 का। अब आपको ट्रेन की स्पीड पता है कि वो इतनी है, तो चिड़िया की स्पीड आप निकाल लीजिए। मतलब 50 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है कितनी 100/3, 100/3। ठीक है, मतलब एक की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 3 की, तो 2/3 गुणे 3, 3 3 कैंसिल, आपका उत्तर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। यहां पर मैं जो भी बच्चे आप बेसिक से सवाल को कर रहे हैं, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये तरीका जरूर समझिए। कोई भी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है उसमें एक नजर ये बात जरूर मारिए कि भैया दूरी बराबर है क्या या की जा सकती है, और ये चीज आपको यहीं भर काम में नहीं आती है, परसेंटेज में जब चीनी वाला मूल्य रहता है वहां आपके इस चीज बहुत काम आएगी। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले मामले में जहां इफिशियंसी और टाइम ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं वहां बहुत काम आएगी। इनकम टैक्स वाले मामले में वहां पर ये चीज बहुत काम, यद्यपि रेलवे पूछ नहीं रहा है, लेकिन जो भी बच्चे हमारे दूसरे एग्जाम, या आप ये उम्मीद भी कर सकते हो कि रेलवे में भी कहीं आगे ये चीज पूछी जाने लग जाए, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं केवल यहाँ पे दिमाग लगाइए। यहां पर अगर मैं दूरी को समान कर दूं, तो सीधा सा मतलब ये है कि काल और समय एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए किसी काम को x दिनों में, बी उसी काम को 3x दिनों में एक साथ कार्य करने में उन्हें 12 दिन लगते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, x और 3x मतलब मामला 3 गुने का है। ठीक है, यहां भी वही चीज है, टाइम ए है और कौन है बी। टाइम क्या है, ए अगर 1 दिन में करता है तो बी कितने दिनों में कर रहा है 3 दिनों में। ठीक है, तो इसकी जो इफिशियंसी है अपोजिट हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी तो इसकी 1 हो जाएगी, और इनकी मिलाकर के कितनी हो जाएगी 4, और एक साथ कार्य पूरा करने में उन्हें 12 दिन लग रहे हैं, मतलब वर्क आपका ये हो गया, कितना हो गया वर्क आपका 48। अब आपसे पूछा क्या है, अड़तालीस, 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 3x दिनों में कर सकता है। ठीक है, क्षमता हो गई 3, 3 और 1, एक साथ कार्य को पूरा करने में उन्हें 12 दिन लगते हैं। ठीक है, 12 दिन लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो x 16 के बराबर हो जाएगा। देखिए ये 48 है, 48 है, सीधी सी बात है, ये एक यहां पर ही तो ये x है और ये 3x है। आप किसी का भी निकाल लीजिए, 48 में 3 का भाग देंगे ये 16 आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, 48 में 3 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, 48 में 1 का भाग देंगे तो ये 48 हो जाएगा। ठीक है, तो या 1 बराबर 16 कर दीजिए, चाहे 3 बराबर 48, मतलब 1 बराबर 16, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग जरूर आपको लगाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। खोखले गोलाकार खोल की आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय त्रिज्या, त्रिज्या की पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। A hollow spherical shell has inner and outer red D, त्रिज्या की बात हो रही है, पृष्ठीय त्रिज्या नहीं, त्रिज्या की बात हो रही है। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन में ढाला गया, मतलब खोखले गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया। फिर आपको बोल रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या आपको दी गई। तो जब एक चीज को, किसी भी एक वस्तु को पिघला करके दूसरी वस्तु में ढाला जाता है तो क्या होता है, वॉल्यूम समान होना चाहिए, आयतन क्या होगा बराबर होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो खोखले गोले का आयतन है, खोखले गोले का जो आयतन है ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन, बेलन ही बना रहा है ना, बेलन के आयतन की। अब देखिए क्योंकि ये खोखला गोला है तो ये फॉर्मूला तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन चूंकि मामला यहाँ पे 2 का है तो r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई r² h, तो पाई से पाई तो यही कैंसिल हो गया।
अब ये बचा 4/3, यहाँ कितना है ये 6 और 5, मतलब 6 की घाते 3 माइनस 5 की घाते 3, और इधर कितना है r की वैल्यू है 3, तो 3 गुणे 3 और गुणे कितना है h, ठीक है। 216 और 125, 75 6 81 10 91, ये हो जाएगा 91। ये 3 भी नीचे आ जाएगा तो गुणे 4, और बटे ये भी नीचे आ जाएंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना है h, लगभग में पूछ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, ये कितना हो जाएगा 27, तो 27 एकम 27 9 94, 27 दिया 81 13 130 130, 6 बार तो जाएगा नहीं, 27 पंचे 13.5 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना, 13.5 के आसपास आना चाहिए, यही तो आएगा। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन जरूर थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन अगर ज्यादा है तो कैलकुलेशन की आदत तो आपको डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे कैलकुलेशन को, आपके कैलकुलेशन को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, अभी हो सकता है कि बुधवार या गुरुवार से हम बूस्टर डोज करके एक टॉपिक लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। उसके वीडियोस में आपको कैलकुलेशन की ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेगी कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपको लगेगा कि आज तक हमने इसे क्यों नहीं सीखा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याएं 20 और 22 है, 20, ठीक है, 22 2 ज्यादा हो गया तो अगली वाली 2 कम हो जाएगी, उत्तर कितना हो जाएगा 18। बेसिक से लगाना है, बेसिक से लगा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, औसत का मतलब होता है बराबर, तीनों संख्याएं 20 20 है, एक को तो 20 दे ही दिया, दूसरी 22 है, मतलब 2 ज्यादा हो गई तो तीसरी वाली 2 कम होगी, 2 कम होगी मतलब 18, उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 100, 12.5, 48, 50, 75, 50 8 58, ये उत्तर हो जाएगा। 25 में से 17 घटेगा 8 ही आएगा, इधर 50 था 58 हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए सवाल आपको बोल रहा है 400 गुणे 1/4 और भागे 8 है, तो इसको भी मैं नीचे ही ले लेता हूँ, गुणे कितना है 4 और प्लस 25 माइनस 17, यही तो पूरी कहानी है। 4 से 4 कैंसिल, 8 पंचे 40, ठीक है। मतलब अब जो आपका बन गया 50 प्लस 25 माइनस 17, 25 में 17 घटाएंगे 8 आ जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 58 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल और विकर्ण की बात हुई, तो देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो क्या होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, यही तो कहानी। अब ये आपको दिया गया कितना 336, या मैं ऐसे कर लेता हूं 1/2, एक विकर्ण आपका 48 है, 48 है गुणे d2 आपको निकालना है, और ये वैल्यू 336 है, ठीक है। 48 से अगर मैं काटूंगा तो ये 7 8 56, 7 चौक 28, 5 33 कट रहा है, मतलब d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14। अब आप देखिए समचतुर्भुज की परिभाषा क्या है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और इनके जो आपके विकर्ण है ये एक दूसरे को कितने पे समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये 14 है तो ये तो 7 होगी, और अगर वो 48 है तो ये 24 होगी, और ये 90 डिग्री है, ये कर्ण होगा, तो 7 24 और कितना हो जाएगा ये 25, एक भुजा 25 है, चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा 100। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ये ट्रिपलेट आप लोग याद रखिए, देखिए 7 24 और 25 ट्रिपलेट्स तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसको आसानी से देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 24 और 25 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। समचतुर्भुज में 2 चीजें आपको याद रखनी है। बात नंबर 1, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर वो 48 है तो ये 24 ही होगा, दूसरी वाली आपने 14 निकाल ली तो ये 7 ही होगा, 90 डिग्री पर है मतलब करणीय है तो 7 ये है, 24 ये है तो ट्रिपलेट से ये 25, और एक भुजा 25 है तो चारों भुजाएं समान होती, तो एक भुजा 25 तो चारों 25 25, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा 100, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 35, 115, 53 और 165 प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या क्रमागत अनुपात में। करना क्या होता है इसमें कुछ नहीं भाई, ये चारों संख्याएं आप लिख लीजिए, ठीक है,
और अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो, वो अंतर निकाल के रेशियो निकाल देना। देखिए इनका अंतर कितना है 80, इनका अंतर कितना है भाई 5 में से 3 गया 2, 16 में से 5 चला गया 11, काहे से कटेगा, ये 5 से और ये 7, 16 85, 16 7 112। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस पहले वाले पे और इसको कर दीजिए तीसरे वाले पे। देखिए इसको करेंगे तो 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21 और 1 22। इसको करेंगे तो 5 तिहाई 15। देखिए मैं इसको लिख लेता हूं ना, देखिए ये कितना हो रहा है 225, 7 पन्ना 35, 7 त्रिक 21 और 3 24, 245 हो रहा है। इसको करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 25 और 1 26। अब देखिए इसको घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 माइनस 5 बराबर 265 माइनस 245, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 20, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यही आपको करना है, ठीक है। कहा दिया गया उत्तर ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के लिए 3700 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ सीआई और एसआई वाले मामले में जब 2 वर्ष की स्थिति हो तो ये क्या होता है 2 और 1 की कंडीशन होती है। तो ये 13% है तो ये 13% रहेगी और ये क्या हो जाएगी 13 गुणे 13/100। अब इसमें ये वाला जो मामला है ये कहलाता है एसआई, ये जो पूरा मामला है ये कहलाता है सीआई, और ये वाला जो मामला है ये कहलाता है सीआई माइनस, यही तो कंडीशन। अब आप देखो 13 13 हम 169 और 100 का भाग दे देंगे, मतलब डिफरेंस है 1.69%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 1% की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से 2 जीरो को हटा करके कितना हो जाएगा 37, मतलब यहाँ पर मैं कितने का गुणा मार दूंगा 37 का। अब आप देखिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर दशमलव में आ रहा, मैं लगभग निकालता हूँ, ठीक है। देखिए 1.69 को मैं मान लेता हूँ 1.7, तो 37 गुणे 1.7 तो 17 सत्ते 119, 11 बचेगा 17 तिहाई 51, 1 52, 52 और 10 62, 62.9 रुपए आपका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। इसी के आसपास, मतलब 6 9 को मैंने 17 कर दिया गुणा सही करने के लिए, उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। मैंने बढ़ाया था तो मेरा थोड़ा ज्यादा आ गया है, क्योंकि 1.69 से करते तो यही आता। वैसे भी देखो अब 7 या 63 इकाई का अंक 3 इसमें मौजूद है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ए एक कार्य के 3/7 भाग को 9 दिनों में, बी उसी कार्य के 1/3 भाग को 14 दिनों में, ए और बी एक साथ काम करें तो वो काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ए के टाइम की बात करूं तो सीधी सी बात है, ये 3/7 भाग कितने दिनों में कर रहा है 9 दिनों में, तो एक भाग ये कितने दिनों में करेगा 3 तिहाई 9, 7 तिया 21, इसका टाइम है 21 दिन। बी की कंडीशन क्या है, बी है 1/3 कितने दिनों में कर रहा है 14 दिनों में, तो एक काम कितने दिनों में करेगा 14 गुणे 3, मतलब कितने दिनों में करेगा 42 दिनों में। अब देखिए ए कर रहा है 21 दिन में, बी कर रहा है 42 दिन में, ये टाइम है, इन दोनों का एलसीएम कितना 42, मतलब इफिशियंसी इसकी 2 और इसकी 1 मिला करके कितनी हो गई 3, तो ए बी कितने दिनों में करेगा 42/3, मतलब उत्तर हो जाएगा 14 दिन। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार ली, 10 वर्षों में ब्याज धनराशि की तुलना में 2148 रुपए अधिक थी। धनराशि क्या थी, पहली बात मूलधन पूछ रहा है, मूलधन को हमेशा कितना लेते हैं 100%, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है रेट इनटू टाइम, ठीक है। मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय, मतलब एसआई की जो वैल्यू है वो कितनी है आर इंटू टी, ये परसेंट में रहती है, ठीक है। अब ये कितना दिया गया 12 गुणे 10, मतलब ये कितना है 120%, ठीक है। आपसे सवाल में पूछ रहा है 2148 रुपए अधिक था, ब्याज धन राशि की तुलना में 2148 अधिक था, मतलब ये हुआ कि ब्याज जो है वो तो है 120 और मूलधन को हम हमेशा 100 मानते हैं, मतलब ये वैल्यू कितनी है 20%, और 20% की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है 2148 रुपए, और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू कितने का गुणा, कितने गुना हो रहा है 5 गुना, बस यहाँ पे भी आप 5 का गुणा मार दीजिए, तो 5 8 40, 5 चौके 20, 4 24, 21 पंचे 105 और 2 107, मतलब धनराशि सी 10,740 रुपए दी गई है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक गांव की जनसंख्या 16% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है तो 2 वर्ष पहले। अब देखिए कहानी क्या है भाई, अगर 16% की दर से बढ़ रही है, मतलब मामला ये है कि 100 से ये कितनी हो रही है 116। अगर मैं इसको देखूं तो मैं काम करता हूं ना यार, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 25 हो जाएगा,
4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये 28 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर, खैर रटा हुआ है, 28 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये 100 का मतलब कितना हुआ, ये हो गया, अगर मैं 4 से काटूं, 4 से तो दोनों कट रहे हैं, तो ये 25 है और ये कितना है, 28 है। अब 2 सालों का मामला है, 2 ही साल का है ना, मतलब ये 25 का स्क्वायर, ये 28 का स्क्वायर, मतलब पूरी कहानी ये है कि 625 से मामला कितना हो रहा है भाई, ये 784। 28 का तो यही होता है, यही होता है ना, 22 का 484, 28 का 784, ठीक है। अब आपको बोल रहा है 2 वर्ष पहले ये वाली जनसंख्या उसने दे रखी है 403680। यही तो कहानी है, यही तो कहानी है, ठीक है ना। कटेगा क्या, 4, ये कितने गुना है, लगभग 7 पना 35, 7 6 42, 4 का 8 भी आना चाहिए, ठीक है। भाग देके देख लेते हैं, देखिए 40 36 80, 4 से तो कट ही रहा ना यार, तो इसको और छोटा कर लेता हूं ना, इसको और छोटा कर लेता हूं भाग देने के लिए। 4 एक कम 4, 3 4 नहीं है 36, 4 6 24, 4 एक कम 4 0 0, 4 नहीं है 36, 4 दूनी 8 हो रही है, फिर 4 से कट रहा है, तो 4 चौके 16, 4 नहीं है 36, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, ये हो गया। 7 से तो कटेगा ये, 7 सता 49, 7 तिरिक 21, 7 छंग, क्या गड़बड़ हो गई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, ठीक है। 7 तिरिक 21, 7 छंग 42, 30 सारा कट ही नहीं रहा, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, इसको पूरा ही 16 से उड़ा दूं क्या, चलिए काटने में कुछ गड़बड़ हो रही है, देखिए कितना दिया हुआ ये 403680, इसी में भाग देना, फिर इसमें गुणा करना है। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, 16 से काटता हूँ, तो 16 चौके 64, 16 पंच 16 चौके 64, 16 नहीं है 144, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, 6 16 दूनी 32, 16 3 48 और ये आ जाए, ठीक है ना। तो कटना चाहिए यार, 403680, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और ये तो ठीक है। 625 तो कटेगा नहीं, भाड़ में जाए, सीधे गुणा मार, सीधे अपन भाग ही दे लेते हैं। इसका है 784 का, 3 बार जाएगा नहीं, 4 बार, 7 पना 35, 5 अठे 40, 5 बार चला जाएगा, 5 चौके 20, 5 अठे 40 और 2 42, 5 सते 35 और 4 39, ये 6, ये 1 और ये 1, कितनी बार जाएगा ये, 2 छोड़ दिया, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, एक ही बार जाएगा, 784, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 चला गया 8, ठीक है, 10 में से 7 चला गया 3, ठीक है 0, 7 पन्ना 35, 5 बार जाना चाहिए, 5 चौके 20, 5 अठे 40, 2 42, 5 सते 35, 35 और 4 39, ये कट क्यों नहीं रहा है, कट क्यों नहीं रहा, डाटा तो ये सीधा सीधा होना चाहिए था, कट क्यों नहीं रहा। 784, 4 25, 4 दुनिया, ओ हो, पूरा मामला ही गलत हो गया। देखिए चलिए पूरा दोबारा लगा लेते हैं, 100 से कितना है 116, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, 5 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, ये गड़बड़ हो रही थी, मतलब मामला कितना हो गया 625 से 729, और ये मामला कितना दिया हुआ है 403680, ठीक है। अब अगर मैं 403680 में 729 का भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाना चाहिए, 7 पना 35, 6 दूनी 12, 6 से 5 बार, तो 5 नमा 45,
5 दूनी 10, 4 14, 5 7 35 और 1 36, 16 6 में से 5 गया 1, 13 में से 4 चला गया 9, 39 में से 36, ये कितनी बार जाएगा ये 729, 7 पना 35, 7 6 42, 5 बार फिर से चला जाएगा, 3 6 4 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और 38 में से 36 273, ये हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा ये 7 3 21, 7 चौक 28, 3 बार, फिर गड़बड़ हो गई क्या? देख लो क्या कर रहा हूं मैं, 861 है ये 29 का, सॉरी 841, और ये किसके बराबर है 10403680। वैसे मैं होता तो मैं क्या करता, देखिए 116 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 116, 16 ज्यादा है, ये 16 16 कितना हो गया, ये 256, ये 2 116 और 16 132, 132 और 2 134 56, और इसके बराबर किसको करना है, क्या करना है, ये कितना है, ये 403680। देखिए 3 छक्के 18, 13 तिया 39, ये सीधा सीधा 30 हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो 100 का स्क्वायर, तो 30 के ऊपर 4 जीरो आप और बढ़ा दीजिए, ये आपका उत्तर डायरेक्ट लगाने के लिए। अब इसको छोटा करने के चक्कर में, देखिए 29 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब इसको आप भाग देके देख लेना, चाहिए कर लेना। 116 का जो स्क्वायर है कैसे निकालते हैं, देखिए 116 का स्क्वायर ये किससे ज्यादा 100, इसको बेस बना लेते हैं, ये ज्यादा है 16, ये ज्यादा है 16, 16 का 16 में स्क्वायर करते हैं 256, ये 2 आ जाएगा, 116 में 16 जोड़ देंगे 132, 132 और 2 134 56, और इसके बराबर है 40, कितना था 403680। अब देखिए ये कितने अंक है 5 अंक, यहां से भी आप 5 ही ले लीजिए, 134 56 5 ही ले लीजिए, तो देखिए 6 है और ये 8 है, तो 3 बराबर जाना चाहिए, 3 6 के 18, और यहां भी ये 13 तिया 39, 3 चौके 12, 13 तिया 39 और 41, 3 का आप गुणा करके देखोगे ये बिल्कुल बराबर आएगा, मतलब एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी 30। तो यहां पर जो आपका मामला है ये कितना है 100 का स्क्वायर, मतलब ये 4 है, और ये कितना है 134 56 है, तो 4 जीरो आप और बढ़ा दीजिए, यहां पे मैं 4 जीरो और बढ़ा दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के बीच का अनुपात ये है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, देखिए सबसे छोटा कोण की वैल्यू दे दिया, बाकी दो का रेशियो दे दिया, तो बाकी दो का योग तो आसानी से निकाला जा सकता, भैया टोटल योग होता है 180 डिग्री, इसमें से आप 33 को घटा दीजिए, तो 80 में से 33 7 40, 140 और 7 147 डिग्री। अब इनका जो रेशियो ये कितना है 2:1 का, मतलब ये 3 बराबर कितना है 147, 3 बराबर है 147, 3 चौके 12, 3 नमा 27, एक की वैल्यू है 49। ठीक है, त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण तो ये है, तो सबसे बड़ा कोण ये है, तो 49 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा 98। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा हूं उसका 50%, 50% का मतलब 1/2, फिर से आप काट देंगे तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 डिग्री। ये कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि होती जब उसमें से 45 किलोग्राम का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता। देखिए मैंने इसमें आप लोगों को क्या बताया था, भैया जो हमारा गया है वो हमें वापस चाहिए, कुल मिला के मतलब ये। ठीक है, अब जो हमें एक्स्ट्रा मिले या जाए उसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, क्योंकि एक गया एक आया तो आदमियों की संख्या में तो कोई चेंज है नहीं। ये कितना है 45 जो जाने वाला है, अब इसकी वजह से वृद्धि हो रही है, तो प्लस कितनी वृद्धि हो रही है 2.5 की, और कितने लोगों में 8 लोगों में, मतलब मामला कितना हो गया 45 + 20, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 65 किलोग्राम। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। देखिए समरूप त्रिभुज का सवाल सभी में पूछा जा रहा है, और समरूपता का मैं बार बार आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, समरूपता का जो बेसिक चीज है वो ये है कि त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की आंतरिक अंतःत्रिज्या, त्रिभुज की परित्रिज्या, इन सब का अनुपात समान होगा। क्षेत्रफल के मामले में इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए परिमाप के अनुपात, परिमाप का अनुपात देख लीजिए, परिमाप का ही दे दिया, और बीसी की लंबाई भुजा का पूछ लिया, तो परिमाप और भुजा का अनुपात तो समान होगा। ठीक है, मतलब आपको जो कह रहा है वो ये बोल रहा भैया एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा है पीक्यूआर।
इनका जो रेशियो है, अगर परिमाप का 36-23 है तो भुजा का भी 36-23 होगा। अब आपको क्यू आर दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है और ये BC निकालना है, BC निकालना है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 3.8, ये तो कटेगा ही 36, मतलब 23 बराबर है 3.8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3.8 बटे 23, 230। अब 36 बराबर निकालना, 36 बराबर निकालना, तो 36 गुणे 38 बटे 230। कैसे कटेगा, 2 से कटेगा क्या, कट जाएगा। ये 115, तो 18 अट्ठे 144, 14 18 53 54 4 58 और 10 68 बटे 115। कितनी बार जाएगा, अगर भागे सही में लिखा है तो 5 बार जाएगा। 15 पन्ना 75, 5 एकम 5, 6 बार, 11 छक्के 66, 6 पंचे 30, 6 बार जा रहा है। 630 घटा दीजिए, 54 आ जाएगा। ये उत्तर है आपका। नहीं 690 ना हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो गया। 5 ही बार जाएगा भाई, 5 बार जाएगा तो 15 पन्ना 75, 575, ठीक है। 5 बार जाएगा 25, 25 और 84, 84 5 89, 109, 115 ये आना चाहिए। 109 बटे 115, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक्स वाई से 60% अधिक कुशल है। कुशल का मतलब बात किसकी कर रहा है, वो क्षमता की, ठीक है। और वाई अकेला एक काम को 80 दिनों में कर सकता है। अब अगर क्षमता निकल गई है तो समय जो है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई समान काम के 52% को, देखिए एक्स वाई से, देखिए एक्स है और ये वाई है, मतलब ये अगर 100 है तो एक्स 160 है। 0 0 कैंसिल, मतलब मामला है 8 और 5 का, ठीक है। मतलब टाइम का जो मामला रहेगा वो हो जाएगा 5 और 8 का, ठीक है। एक साथ काम नहीं, वाई अकेला काम को 80 दिनों में, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 80 दिन, 80 दिन। इसकी वैल्यू 8 की जो वैल्यू है ये कितनी है 80, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। यही तो कहानी है। तो जो वर्क है आपका, जो वर्क है ये कितना हो जाएगा, दिन 50 है, क्षमता 8 है, मतलब 50 गुणे 8, मतलब टोटल जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 400। अब आपसे पूछा गया एक्स और वाई समान काम, तो समान काम मतलब यही, इसकी जो मिल करके करेंगे तो ये 13 है। तो समान काम अगर जब ये करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, 400 बटे 13 दिनों, ठीक है। लेकिन उसका 52% पूछ रहा, 52% मतलब 52 बटे 100, बस यही तो कहानी है। ये और ये 2 जीरो कैंसिल, 13 चौके 52, 4 चौके 16 दिन, ये आपका उत्तर। यहां आप लोगों को एक बात समझिए, इफिशियंसी इसकी आ रही थी 8 और 5, 100 और 160 दिया हुआ था, मतलब टाइम तो इसका अपोजिट हो जाएगा 5 और 8, और वाई का टाइम उसने दे दिया, मतलब ये 8 नहीं है, ये कितना है 80, मतलब ये कितना हो जाएगा 50, 8 का 80 तो 5 का 50, ठीक है। अब अगर मैं इसके हिसाब से वर्क देखूं तो वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो 50 में 8 का गुणा करेंगे तो भी 400 आएगा, 80 में 5 का गुणा करेंगे तो भी 400 आएगा। फिर उसने बोला कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के जो क्षमता है वो 13 है, काम 400 है, मतलब 400 बटे 13 दिन लगेंगे। लेकिन वो बोला पूरा काम नहीं कराना है, कितना काम कराना है 52%, तो मैंने 52% का और गुणा मार दिया, इसलिए उत्तर कितना आ गया 16 दिन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। पारस को मनोज से 4000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 4000 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है। तो मनोज और पारस की कुल 8 19 अट्ठे 8 नाम 72 15 200, ये उत्तर है। क्या बोल रहा है सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मनोज है, पारस है, 12 7 है, दोनों के बीच का फर्क है 5, और 5 बराबर कितना है 4000 रुपया, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 रुपया, और दोनों का योग पूछ रहा है तो योग है 19, तो 19 गुणे 800, और 19 अट्ठे कितना होता है 152, 2 जीरो आप और लगा दीजिए, मेरा उत्तर हो जाएगा 15,200 रुपए, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह, तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। बहुत ही बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले, काफी कैलकुलेटिव सवाल देखने के लिए मिले, और इस पेपर को, इस सेशन को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैलकुलेशन मस्ट।
अब कैलकुलेशन करते टाइम पे आपको ये बात जरूर तुरंत में पकड़ में आनी चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट, जैसे वो 25 और 29 वाले में फंसे, ठीक है। मैं होता तो मैं क्या करता, क्योंकि मैं तो जीरो की तरफ भागता हूं, जीरो की तरफ, भैया जितने जीरो मिल जाए उतना बढ़िया है, कुछ करना नहीं पड़ता। भाग में रहेगा तो दशमलव, गुणे में रहेगा तो केवल ऐड कर देना है। तो आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।